ठीक है, हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे मौजूद स्पीकर्स हैं, जिन्होंने साल का बिल्कुल आखिरी दिनों में हमें ज्वाइन किया है। नो कि आप लोगों की बहुत मसरूफियात और भी होंगी। हारून, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने को होस्ट किया इस वेबिनार को, और तमाम जो हमारे ऑडियंस हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। मैं ब्रीफली नॉलेज फोरम के बारे में बात करना चाहूँगी, और साथ में हारून ऑफ कोर्स जो कोलैबोरेशन की है। वॉल्यूम बंद कर, सॉरी। तो नॉलेज फोरम एक छोटा सा इदारा है जो हम सब ने आपकी मदद से बनाया है। हमारा मकसद ये है कि हम नॉलेज रिसोर्सेज पे काम करें, और एक ये थिंक टैंक की तरह से ये इदारा चले जिसमें कम्युनिटी के लिए ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट के मौजूआत पे कम्युनिटी के ऊपर और कम्युनिटी के लिए नॉलेज रिसोर्सेज जनरेट की जा सकें। ये इदारा इसी साल संजय वजूद में आया है, और हम मुख्तलिफ मौजूआत पे काम कर रहे हैं, जिसमें एक ऐसा मौजू जो जिस पे आज आप लोग गुफ्तगू करेंगे सिविक स्पेसेस के हवाले से। ये वो मौजू है जो हम पिछले सालों से इसको देख भी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, और ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के हवाले से एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं ह्यूमन राइट्स के सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, उस पर नज़र रखना चाहते हैं। तो आज का जो वेबिनार है ये उसी सिलसिले की कड़ी है। इसी हवाले से हमने एक पूरा पैकेज तरतीब दिया है, जिसमें हमने एक आर्टिकल, एक वेबिनार, एक ब्लॉग और एक वीडियो प्रेजेंटेशन इस थीम पर बनाई है, जो बहुत जल्द हमारे वेबसाइट पे दस्तयाब होगी। आर्टिकल भी हम कोशिश करेंगे जल्दी आप तक पहुंचाएं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसके लिए आज हमने आप सबको जहमत दी है। और आज की जो गुफ्तगू है उसमें यकीनन हमारे सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, जिसमें तनवीर जहां है, डॉक्टर शफीक हैं, हमारी जर्नलिस्ट साथी भी हैं, हारून उसको लीड कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मौजू पर जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं और जो ऑब्जर्वेशन हैं, और साथ साथ में कुछ हम सोल्यूशन के बारे में भी सोचें कि हम जो इतनी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं उसमें लोकल सॉल्यूशंस क्या तरतीब दिए जा सकते हैं। ये वेबिनार डॉक्यूमेंट होगा और उसकी रिपोर्ट भी इंशाल्लाह वेबसाइट पे दस्तयाब होगी। सो इसी के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत वेलकम, और थैंक यू अगेन फॉर बीइंग हियर। शुक्रिया। ओवर टू यू हारून। थैंक यू। थैंक यू ज़ीनिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे सीनियर लोगों की मौजूदगी में मैं कैसे लीड कर सकता हूँ। लीडरशिप तो डेफिनेटली लीडर्स के पास ही होगी, और मैडम तनवीर हैं और शफीक साहब हैं, और बहुत शफीक हैं हमारे साथ, और मलिक सईद साहब हमारे पैनल में हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। हमारी तो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश रही है कि हम इन इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें जो कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी के हवाले से और सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो लिबर्टीज़ हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मुतासिर करते हैं। इस हवाले से एक कोशिश की है कि हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकें एकेडमिकली। एकेडमिक के साथ साथ हम थोड़ा और लार्जर लेवल पे कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमने ये तरतीब किया था ये वेबिनार भी। तो इस हवाले से एक कोशिश है, और डेफिनेटली इसमें लीड जो है वो लीडर्स की है, और इनिशिएटिव जो लिया है वो नॉलेज फोरम ने लिया है, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो श्रिंकिंग सिविक स्पेसेस के हवाले से है। डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान में रहते हुए तो हम उसको डिस्कस करते ही हैं, लेकिन इसकी लिंकेजेस कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक्स के साथ भी हैं। तो जो आर्टिकल जो जिसका ज़ीनिया जिक्र कर रही थी, जो मैंने और मेरे साथ एक को ऑथर हैं यफ्शा दावड़, आई थिंक शी इज़ आल्सो हियर इन दिस वेबिनार। तो हमने इस पे रिसर्च किया है, और उसके जो पाकिस्तान में रहते हुए जो उसकी डिफरेंट डायनामिक्स हैं उसका हमने जायज़ा लिया है। और जो चीज़ें हमारे सामने हैं उसको मैं ब्रीफली आपको समराइज करता जाऊं कि अगर जब हम सिविक स्पेसेस की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, तो सिविल सोसाइटी किसी भी जो डेमोक्रेटिक माशरा है उसके अंदर सिविल सोसाइटी और
जर्नलिज्म को या जर्नलिस्ट को आईज एंड ईयर्स समझा जाता है, ताकि सोसाइटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। और बड़ी भारी जिम्मेदारी है डेफिनेटली इस हवाले से दोनों ही ग्रुप्स के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर भी और जर्नलिस्ट के, मीडिया के ऊपर भी। तो इस हवाले से जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं, खुसूसन उनका अगर मैं जिक्र करूँ, स्पेशली 2013 के बाद जिस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से सिविल सोसाइटी को श्रिंक करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं डेफिनेटली। इसमें अनडेमोक्रेटिक ट्रेंड्स और आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर्स नज़र आती है हमें। और फिर जो जिस तरीके से रेगुलेशन के नाम पर पॉलिसी मेकिंग की जा रही है, ये एक ऐसा ट्रेंड है जिससे जो हमारी सिविक स्पेसेस हैं वो स्टाइफल हो रही हैं और हुई हैं डेफिनेटली। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं जिक्र करूँ सिर्फ पंजाब के सूबे का, तो पंजाब में गुज़िश्ता 2 या 3 सालों के दौरान तकरीबन 3,337 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेवलपमेंट या ह्यूमन राइट्स या ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही थी, उनको बंद किया गया है। और फिर उसके बाद जो लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है उसके अंदर बहुत सारा झोल है डेफिनेटली। जब हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं और सिविल सोसाइटी की रेगुलेशन की बात, अगर गवर्नमेंट कहती है कि रेगुलेशन हम तो सिर्फ रेगुलेट कर रहे हैं, तो रेगुलेशन से तो सिविल सोसाइटी को कोई मसला नहीं है। इस हवाले से हमने जितने भी सिविल सोसाइटी के लोगों का इंटरव्यू किया, उनको रीच आउट किया, उनसे मुख्तलिफ इश्यूज डिस्कस किए, तो उनका ये कहना था कि रेगुलेशन से कोई मसला नहीं है और रेगुलेशन डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है एंड सिविल सोसाइटी को कोई इसमें घबराहट नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा उन सिविल सोसाइटी का उसके एतराज़ात हैं कि जिस तरीके से ये रेगुलेशंस की जा रही हैं, लॉ मेकिंग की जा रही है रेगुलेशन के नाम पर, उसके अंदर इस किस्म के प्रोविजंस बिल्ड किए जा रहे हैं जिससे मजीद सिविल सोसाइटी के लिए जो मुश्किलात हैं वो ज़्यादा होंगी। जब हम सिविल सोसाइटी को एक रोल देते हैं कि सिविल सोसाइटी आईज एंड ईयर्स ऑफ द सोसाइटी कहलाती है, तो फिर स्पेस एनेबलिंग होनी चाहिए उनके लिए कि वो काम कर सकें, कि वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है या ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन है या प्रमोशन है, उस वाले से काम कर सकें। तो इसी तरीके से फिर हम 2015 में देखते हैं कि मजीद कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनी, जिस जैसे कि INGOs को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज़ बनी। फिर इसी तरीके से जर्नलिस्ट के हवाले से बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हमने देखे हैं, ऐसे लॉज देखे हैं। खुसूसन अगर मैं बात करूं 2016 के अंदर साइबर क्राइम का लॉ बनाया गया और साइबर क्राइम का लॉ अगर हम होलिस्टिकली देखें तो साइबर स्पेसेस को वो गवर्न करने के लिए बनाया गया, लेकिन इसके अंदर जर्नलिस्ट को क्रिमिनलाइज करने के जो जर्नलिस्ट का जो क्रिटिसिज्म है या डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको क्रिमिनलाइज करने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस डाल दी गई, जैसे कि आर्टिकल 20 है इसका जो कि डेफेमेशन का है। और डेफेमेशन पाकिस्तान में कभी भी इस तरीके से क्रिमिनलाइज नहीं हुई कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे खड़े कर दिए जाए, उनको जेलों में भेजा जाए और उनको विक्टिमाइज किया जाए। लेकिन इस लॉ के अंदर वो जो जिस तरीके से किया गया है, तो हमारे अपने जो लॉज हैं पहले के, उनकी कॉन्ट्रडिक्शन में ऐसी डेफेमेशन की क्लॉजेस इस साइबर क्राइम लॉ के अंदर डाली गई। और फिर हमने देखा है 2016 के बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट इसका निशाना बने हैं। फिर इसी तरीके से अब एक और गवर्नमेंट की एक कंसिडरेशन में एक अथॉरिटी है PMDA के नाम से, और उसका मकसद ये है कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैं उनको एक ही लाठी के साथ हाँका जा सके और ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जिसके ज़रिए सोशल मीडिया पर भी होने वाली जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या ऑनलाइन प्रोटेस्ट हैं या पीसफुल असम्बलीज हैं या एसोसिएशन का जो राइट है ऑनलाइन, उसको भी चेक किया जा सके। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन मैं बढ़ूँगा थोड़ा अपने दूसरे पैनलिस्ट की जानिब। मेरे साथ पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं ब्रीफली करा देता हूँ। मैडम तनवीर जहान जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं DCHD डेमोक्रेटिक कमीशन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, और वो हमारे साथ मौजूद हैं इस इशू पर बात करने के लिए। इसके साथ हमारे साथ चौधरी शफीक साहब मौजूद हैं जो कि PCHR के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। फिर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सईद मलिक साहब मौजूद हैं जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स और लेजिस्लेशन को कवर करते हैं।
उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है इस हवाले से, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे और भी हमारे दोस्त मौजूद हैं जिनको डेफिनेटली मौका मिलेगा इस वेबिनार के अंदर अपनी बात करने का। मैं बढ़ूंगा मैडम तनवीर जहान की तरफ, उनसे क्वेश्चन जो मैं पहला करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा वो ये कि वो क्या देखती हैं कि ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है सिविल सोसाइटी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, क्या वो इन्वायरमेंट इतना एनेबलिंग है कि हम जो सिविल सोसाइटी या जर्नलिस्ट कम्युनिटी है जो कि आवाम के लिए काम करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया हारून, बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर इसकी ज़रूरत भी बहुत है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी अकाउंटेबिलिटी के किसी भी फ्रेमवर्क में काम करती हैं, उनकी स्पेस इस सोसाइटी में बहुत कम होती जा रही है। माजी में जो हमारा ट्रेंड रहा, थोड़ी सी हॉस्टिलिटी होती थी सिविल सोसाइटी की स्टेट की तरफ, तो ये 2 स्ट्रीक्स में चला करता था। लेकिन अभी जो हम नई सूरत हाल देख रहे हैं वो ये है कि उन ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा सर्वाइवल का मौका मिल रहा है जो मोर देन 50% स्टेट का काम अपने ज़िम्मे ले लेती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल कैमरा भी ऑन कर देते हैं। ये चैट में मुझे रिक्वेस्ट आई थी इसलिए कह रही हूँ। आपको याद है कि हमने पिछले कुछ अरसे में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, और ये शुरू भी इसी ख्याल से किया गया था कि हॉस्टिलिटी बहुत बढ़ रही है, स्पेस कम हो रही है, तो हमें अकेले अकेले जो है वो आवाज़ उठाने कहीं बेहतर है कि हमारी कोई कलेक्टिव वॉइस हो। उस ज़मीन में हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिस्क असेसमेंट कैसे की जाएगी और कैसे सिक्योरली प्लान किया जाएगा, उस पे बहुत इंटरैक्ट किया। लेकिन इसी अरसे में जब हम ये कर रहे थे तो हुकूमत को किसी ने बहुत अच्छा मशवरा ये दिया हमारी मुखालफत में कि देखें, इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप इनको कैसे रेगुलेट करते हैं और इनको कैसे स्क्वीज करते हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनकी लाइफ लाइन ख़त्म कर दी जाए। और लाइफ लाइन ख़त्म करने का मतलब ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो इदारे, जो इंस्टीट्यूट हमें सपोर्ट करते थे उनको बंद कर दिया जाए ताकि हमारी सपोर्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए और हम अपनी मौत आप मर जाए। ये स्ट्रेटजी थी, जो स्ट्रेटजी बहुत इफ़ेक्टिवली कामयाब हुई। अगर आप इस वक्त सिविल सोसाइटी के बड़े इदारों का नाम लें, तमाम बड़े इदारे अपनी सर्वाइवल की जंग में लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है उस स्केल पे काम करना जिस स्केल पे माजी में किया जाता था। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी पैरेलल लेजिस्लेशन है। अगर आपने फॉरेन फंडिंग लेनी है, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन से अप्रूवल लें। अगर आपने लोकल फंडिंग लेनी है तो चैरिटी कमीशन से भी अप्रूवल लें, और चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड हुए बगैर EAD से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकती। और अब जो आपकी मदर ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कराते थे, जैसे हमारे इदारे के लिए जो है वो सिक्योरिटी, वो जो क्या है 1860 वाला जो लॉ है, उसके तहत हमारी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन वो अब ये कहते हैं कि पहले आप जो है जी 1860 का जो सोसाइटीज एक्ट है, अब वो कहते हैं कि पहले आप जो है वो चैरिटी कमीशन से रजिस्टर होके आए, फिर हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। सिविल सोसाइटी के बहुत सारे इदारों ने मिलकर चैरिटी कमीशन को चैलेंज किया हुआ है, लाहौर में भी, पेशावर में भी और कराची में भी, और उसके ऊपर अभी तक कोई सॉलिड डिसीजन मेकिंग नहीं हुई है। इशू ये है कि एडवोकेसी का आप लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, मॉनिटरिंग कहीं नहीं लिख सकते। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ कारपेट प्रोडक्शन, और ये
फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम लेबल स्टेप के साथ एसोसिएटेड हैं कि हम पाकिस्तान में कारपोरेट सेक्टर में फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करा सकें। लेकिन उसमें चूंकि लफ्ज मॉनिटरिंग लिखा हुआ है, वो सबसे नॉन थ्रेटनिंग प्रोजेक्ट था, उस पर भी हमें जो है वो अप्रूवल नहीं मिल सकी। जिन लोगों ने अप्रूवल हासिल कर ली है वो भी आपको बता सकेंगे कि ये काफ़ी मुश्किल काम है। और एक और मैकेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस भी इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं। सो जो इस वक्त का चैलेंज है वो ये है कि जो लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं वो सारे पैसे दे के रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि हम रेगुलेट होना जो है वो उस पर हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है, रेगुलेशन के नाम पे कंट्रोलिंग पे रिजर्वेशन है, वो ये जानना चाहते हैं कि इतने सारे एवेन्यूज ओपन करने की ज़रूरत क्या है, जबकि हमारे स्टेट की कैपेसिटी नहीं है टू हैंडल ऑल दैट सिचुएशन। यू गो टू ईएडी, मैं 2 मरतबा गई हूँ, जमीन से लेके आसमान तक जो है पलंदा रखा हुआ होता है डॉक्यूमेंट्स का, और 3 लोग टोटल वहां पे बैठते हैं, पूरे पाकिस्तान की एनजीओस की रजिस्ट्रेशन उन्होंने देखनी है। सो एक और चीज जो बढ़ा दी गई है इस सारे सिलसिले में, वो सर्विलेंस का जो स्केल है वो बहुत बढ़ा दिया गया। अब आपको डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटीज जो हैं, जो नए इंस्टीट्यूशन मुतारफ कराए गए हैं, वो भी आपको मॉनिटर करते हैं। सो आपको आईबी भी मॉनिटर कर रहा है, आपको आईएसआई भी मॉनिटर कर रहा है, और आपके लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी आपको मॉनिटर कर रही होती है। उसके अलावा बहुत सारी और भी एजेंसीज हैं। एक तो मैं इनकी जो एजेंसी से जो लोग मॉनिटर करने आते हैं, उनकी कैपेसिटी और स्किल्स पे भी मेरे बहुत बुनियादी सवालात हैं। मुझे यूँ लगता है कि बहुत सारी गुफ्तगू जो हम करते हैं वो कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाते, और चूंकि वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते तो जो वो रिपोर्ट बैक करते हैं वो इतनी तकलीफ दह चीज़ होती है। बाज़-औक़ात कोई मुझसे तो जब वो कभी वेरीफाई करने के लिए फ़ोन करते हैं तो मैं माथा पीट लेती हूँ कि यार ये मैंने किस वक्त कहा था, और ये जो मेरे नाम पे मेरी ज़बान में मेरे मुंह में डाला गया, ये तो मेरे अल्फाज है ही नहीं। सो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मुझे ये लगता है कि अब बहुत सीरियस जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत है सारे स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और जो मेन स्टेक होल्डर है उससे हम हमेशा बचते रहे हैं कि हमें उनसे क्यों डायलॉग करने की ज़रूरत। लेकिन आप जब भी बात करते हैं तो ईएडी वाले कहते हैं जी हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियरेंस तो कहीं और से नहीं आ रहा। तो वो कहीं और कौन है मुझसे ज़्यादा, जो है वो शफीक साहब बेहतर जानते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ये हमें ज़रा गाइड करें कि वो कोई और कौन है और उनसे कैसे डायलॉग किया जा सकता है कि अपना काम जारी रखा जाए। मुझे ये लगता है, और मैं ये बहुत ओपनली यहाँ पे इस फोरम पे कह रही हूँ, मुझे ये लगता है कि मुझे डीसीआईटी बंद कर देना चाहिए और फिर खुल के बात करनी चाहिए। चुप के लाजो फिर जो करना चले कर लो, क्योंकि नहीं। जब आपको इदारों के सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजें, तकलीफदेह चीजें जो है बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग बात है। जब हमारा अपना ठीक। सर्वाइवल का अलोन मसला हो तो इतना इशू नहीं है, इदारों के सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। जी। तो ओवर टू और मेरे शफीक ख्याल में साहब। बिल्कुल आपने बजा कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये बहुत तकलीफदेह मराहल हैं जिससे इस वक्त सिविल सोसाइटी गुजर रही है, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा है सिविल सोसाइटी को और जर्नलिज्म को। लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस आई थिंक कि इस वक्त जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है सारे सिचुएशन के अंदर। शफीक साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, तो एक तो क्वेश्चन तनवीर जहान ने आपके लिए छोड़ दिया है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब रेगुलेशन की जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से रेगुलेशन और जिस तरीके से चैरिटीज कमीशन बने हैं पाकिस्तान के अंदर, डेफिनेटली उनके अंदर बहुत सारा ऐसी लूप होल्स हैं या ऐसे ग्रे एरियाज हैं जो जिसके ऊपर सिविल सोसाइटी की बड़ी एप्रीहेंशन है कि इनको हमारे ही खिलाफ मिसयूज किया जा सकता है। और पाकिस्तान में तो रेगुलेशन के नाम पर जो भी लॉ मेकिंग जब भी होती है, और खुसूसन जब राइट्स के ऊपर कोई रेगुलेशन होती है, तो ऐसी रेगुलेशंस
हमेशा वो विक्टिमाइज करने के लिए बनती है, और हमने उसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हम यहाँ पर डेफिनेटली उसके एक एक नाम को डिस्कस नहीं कर सकते, और हम सबको पता है। तो क्या इस सारी सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हारून साहब बहुत शुक्रिया, और मैडम तनवीर बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी बड़े की पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है। हारून साहब, बुनियादी तौर पर जब हमने पहले भी बात की है, सिविक स्पेसेस के मसाइल हो या हमारे डिफेंडर्स की आवाज का मसला हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें, बुनियादी तौर पर हमें ओवरऑल इंटरनेशनल और लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है। देखें, ये 15-20 साल से जो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने देखा कि कंजर्वेटिवनेस और राइट विंग फोर्सेस जिस तरीके से बड़े बड़े मुल्कों में उनका गलबा हुआ, और जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन भी चैलेंज में आई है, तो उसका साथ पाकिस्तान पे तो पढ़ने ही पड़ने थे। और यहाँ पर तो पहले माहौल साजगार था, हमारे मखसूस अपने पॉलिटिकल और कल्चरल और सोशल इश्यूज की वजह से यहाँ पे जो 30-40 साल से जो जमहूरी मामलात थे, जो सियासी मामलात थे हमारे मुल्क में, या 70 साल के अंदर जो फौजी और नीम फौजी जो हुकूमतें यहाँ पर रही हैं, उस वजह से यहाँ पर जो सियासी इदारे नहीं फले फूले, तो यहाँ पर तो पहले ही उनके हवाले से एक जरखेज फिर टेररिज्म के चैलेंजेस से हमारे अफगानिस्तान में चौधरी साहब, आपकी आवाज का थोड़ा सा इशू है, बेशक आप अपनी वीडियो बंद कर दें। मीनवाइल जितनी देर में चौधरी साहब रिकनेक्ट होते हैं, मैं एक और चीज का भी इजाफा करना चाहूंगी। ये जो सारा कुछ हम फेस कर रहे हैं, ये हमारी नई जो है वो इंटरनेशनल अलाइनमेंट का भी हिस्सा है। अगर हम चीन दोस्ती हाँ जी करेंगे जी तो चीन में जिस तरह के ह्यूमन राइट्स के हालात होंगे, हमें भी जी 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 तो शफीक साहब। मैं मैडम ये अर्ज कर रहा था कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि शफीक साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में इनका जी कनेक्शन सॉरी का प्रॉब्लम है। सो सॉरी, अच्छा मोबाइल नेट से यहाँ पे है, ऑफिस में होता तो यहाँ से शायद आवाज जा रही होती। अभी आवाज आ रही है अरुण आपको? जी जी बिल्कुल अब आ रही है। जी अच्छा, तो मैडम मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस कॉन्टेस्ट की वजह से हम पाकिस्तान में तो ऐसे हालात ऐसे थे कि जब मुंह में आई तो उनके लिए आसान हो गया। अच्छा, अब उसमें मैं ज्यादा डिटेल में जाता हूँ, मुझसे ज्यादा मामला को जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ओवरऑल डिसेंट की जो एक सूरत हाल है ना, मैं ये नहीं कहूँगा सिविक स्पेसिस ए पार्ट ऑफ दैट ओवरऑल कल्चर, जो इंटॉलरेंस कल्चर हमारे मुल्क में आया और रिलीजियस इंटॉलरेंस का आया, और हमारे मुल्क में ओवरऑल डिसेंट के वाले से जो फजा है कि कोई भी किसी लेवल का भी डिसेंट है, चाहे आपने लोकल लेवल पे करना है, पोलिटिकल पे करना है, चाहे आपने वो गवर्नमेंट लेवल पे करना है, तो आप देखते हैं कि फजा वहाँ पे क्या होती है, लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते। तो वो उसकी भी एक झलक दिखाई देती है, और यही झलक हमारे इदारे जो है उनके काम करने वालों में है। मैं नहीं समझता कि इसमें देखें हुआ क्या। अब जब सिविल सोसाइटी की, जब हम सिविक स्पेसेस की बात करते हैं, रेगुलेशन की बात है, मॉनिटरिंग की बात है, भाई हम तो वैसे ही ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखते हैं। जो सिविल सोसाइटी के जितने इदारे हैं, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अब 10 दफा मॉनिटरिंग कर लें, 10 दफा अकाउंटेबिलिटी कर ले, अब मॉनिटरिंग कर लें सारी एक्टिविटीज को, किसी को कोई उसके ऊपर शिकायत नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि आपके डाउट्स हैं उनके बारे में, और उनके डाउट्स हैं आपके बारे में। वो डाउट्स क्या है कि वो एक दूसरे की, हम एक दूसरे पे एतबार, जो मिस टेस्ट है, टेस्ट डेफिसिट है, वो अभी तक है, वो बढ़ता चल जा रहा है। और वो टेस्ट डेफिसिट को, जिस तरह आपने बड़ा राइटली मैडम तनवीर आपने कहा, देखें ईएडी वाले क्या कहते हैं, कहते हैं जी आप सिक्योरिटी एजेंसी, जब सिक्योरिटी क्लियरेंस आएगी वहां से। अब मैं से एक पॉइंट को बात करता हूँ। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है कैरेक्टर के हवाले से, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है कि भाई आप किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लो, उसका बाकी चीजें देख लो, वेरीफाई कर लो, बंदा फिजिकल है नहीं है, क्या मामलात हैं, उसकी सारी चीजें देख सकते हैं। अब लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम के ऊपर आप ये देखते हैं कि जो किन किन एरियाज में काम कर रहा होता है, और इसमें भी चले, मैं कड़वा घूंट पीते हुए कहता चले जी आप नेशनल इंटरेस्ट में ये भी करना चाहते हैं, ये भी कर लें, किन एरियाज में काम कर रहा है, ठीक है, कोई एंटी स्टेट
बकौल आपके एक्टिविटीज में आप नहीं काम करें तो नहीं काम करने देना चाहिए, हम एग्री कर डिटरमिन करेगा, ये एक इंस्पेक्टर डिटरमिन करेगा जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ओरिएंटेशन नहीं है, या ये वो एक जूनियर एहलकार डिटरमिन करेगा जिसको पता ही नहीं है कि सिविल सोसाइटी रोल होता है क्या है गवर्नेंस के मामलात में, और एक स्टेट का जो ओवरऑल एक स्कीम ऑफ गवर्नेंस होती है उसमें जर्नलिस्ट का क्या रोल है, एनजीओ का क्या रोल है, सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल स्पेस हम किसको कहते हैं, सिविक स्पेस है क्या चीज है, वो जब इन सारी चीजों के बारे में उसको कुछ नहीं पता होता, लेकिन उसके कलम में आपने इख्तियार दे दिया कि जो वो आएगा वो देखेगा जी शफीक साहब ये काम कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा जी ये तो मशकूक है जी, ये सही नहीं करे, तो इनकी एनजीओ जो है वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है। अब वो जो उनका वहां पे एक, और ये सब हमारे साथ मसला नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, आप यकीन करेंगे पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी तरक्की होती वो सूबेदार सब होते हैं, मौके पे जाके अपनी मर्जी से वो 4 चीजें लिख के ऊपर पहुंचाते हैं, अगले लोगों का कैरियर खराब हो जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का जो हमारे मुल्क में जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है वो काम ठीक कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। ईएडी वाले के बेशुमार हमारे दोस्त इदारे हैं जिन्होंने कहा, मैंने ईएडी मिनिस्टर से बात की, सेक्रेटरी से बात की, उस लेवल तक हम उनके केसेस को लेकर गए तो उन्होंने कहा जी हमें तो सिक्योरिटी क्लियरेंस आएगी तो फिर हम कुछ करेंगे। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस में ऊपर डीजी सीजी उनको नहीं पता होता, वो नीचे लेवल पे जब जाते हैं, हमने हमारे ऑफिस में आया जब ये एज ए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल थे उनको जब उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी थी तो उनके साथ हमने डिबेट जनरेट की, वो कहते हैं जी बस ठीक है हम ये लिख के भेज देते हैं, अल्लाह खैर तला उसके बाद हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उस लेवल के ऊपर इन इदारों से जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है यकीनन महब वतन है और वो काम कर रही है, मुल्क के मफाद में काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो तरीक़ाकार और जो उनके पास प्रोसीजर्स हैं इसके हवाले से वो उनके साथ हमें बैठ के सोसाइटी को डिबेट करने की जरूरत है ताकि उनको समझ आए, वो हमारे काम को समझे और हम उनके तरीक़ेकार को थोड़ा सा अपडेट कर दें तो इस मसले को कहीं ना कहीं हम हल कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये बात है। ठीक देखिए मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, आप अब थोड़ी सी सॉल्यूशंस की तरफ बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक उससे पहले सॉल्यूशंस पे डिस्कशन से पहले मैं चाह रहा हूं कि जर्नलिज्म कम्युनिटी की तरफ से भी एक मौक़िफ़ छोटा सा आ जाए कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से लॉ मेकिंग उनके हवाले से या मीडिया के हवाले से हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से हो रही है, या फिर सोशल मीडिया जो कि एक अल्टरनेट स्पेस थी। अरुण सोल्यूशन में बाद में जाऊंगा, मैं सिर्फ एक बात में इससे कर रहा था, सॉरी की बात कर रहा हूँ कि बेसिकली ये जो इश्यूज है आप और हम सब फेस कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जैसा तनवीर ने कहा कि इदारों की सर्वाइवल होती है, बात करनी पड़ती है, मैंने सारी बातें से थोड़ी सी खुल के की है कि ये ग्राउंड के ऊपर ये सिचुएशन होती है सारी, तो सोल्यूशन तो इसका ब्रॉडर सोल्यूशन है कि इसके बारे में एक बड़ा डिस्कोर्स जनरेट करना पड़ेगा, वो तो बात की बात है, वो मैं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक अर्ज करूँ बात, उसके बाद फिर जर्नलिस्ट जो दोस्त उनसे बात करें, उनसे बात कर लेते हैं जो स्टेक होल्डर ये समझे। देखें एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के दायरे स्टेक होल्डर हैं, हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए वो स्टेक होल्डर है और हमें इस बात को जब तस्लीम करेंगे उनको एंगेज करने के अपने साथ डिबेट में डायलॉग में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से निकाल लेंगे। एनसीएचआर जब बन रहा था कानून तो समझ आई जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय आर्म फोर्स एजेंसीज क्या किया जाएगा, हमने बेस्ट प्रैक्टिस देखी, सारी चीजें देखी, तो एक रास्ता ये निकाला कि जी हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज देंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कि एक केस आएगा। फिर हमने देखा, हमने रेंजर के कुछ केसेस मल्टी फॉर्म केसेस था, कुछ और चीजें थी, हमने वो इंटरवेंशन की और वो इंटरवेंशन कामयाब रही और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारी बात मानी भी और पूरी नहीं मानी, लेकिन चले 50-60-70% उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बातें उन्होंने सुनी भी उन्होंने हमारी। तो वो कोई ना कोई रास्ता में निकालना पड़ेगा पहले उनके वजूद को तस्लीम करते हुए। ठीक, सिर्फ वो एनजीओ को और एनजीओ उनको बैशिंग करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, दोनों की हैसियत मौजूद है अपने सिस्टम में, एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करेंगे फिर हम रास्ते निकालेंगे। तीसरी बात मैं करूँगा सोल्यूशन की मैं नहीं करूँगा, तीसरी एक बात अर्ज करूंगा कि पार्लियामेंट को जितना हम एंगेज करेंगे, पार्लियामेंट को एंगेज करने के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, मैं कई दफा कहता हूँ
एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमने एक और वतीरा बना लिया है, और ये भी हम एक मैं समझता हूँ हम एक साजिश का शिकार हुए हैं कि हमने वो कहने के ऊपर, एक मखसूस तबके कहने के ऊपर हम पॉलिटिकल बैशिंग हमने पार्लियामेंट की, जी सियासतदान करप्ट हैं जी, सियासी जमातें कुछ नहीं कर सकते जी, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकते जी। अल्टीमेटली सियासी निजाम, फिर आसमा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है संवाद में की, तो उन्होंने कहा था अगर सियासी निजाम में सियासी जमातों को डिस्क्रेडिट कर देंगे वो एक जगह बन जाएगी उन लोगों के लिए जो सियासी कुव्वतों के जमहूरी प्रोसेस। पार्लियामेंट को हमने जिस तरह भी है उनको हम एंगेज करना, सियासी जमातें सिविल सोसाइटी का पार्ट होती हैं, उनके भी अपने इश्यूज हैं, तो उनको भी हम इस सारे प्रोसेस में, इस डिबेट में, डायलॉग में शामिल करें। और ये स्ट्रेटेजी हमें सोसाइटी को, आपको, मैडम तमीर को और तमाम दोस्तों को बैठ के हमें ठीक। चौधरी साहब की आवाज भी खुद ही चली गई, होपफुली कि वो दोबारा से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं मलिक सईद अवान साहब की तरफ आऊंगा जो कि इस वक्त जर्नलिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। जी, मलिक सईद साहब इस वक्त जो है वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ मैं जाऊंगा और उनसे मैं ये पूछूंगा कि हालिया कुछ सालों के अंदर, खुसूसन 2016 के बाद जो रेगुलेशन मीडिया के हवाले से हुई है, उसने उस रेगुलेशन की वजह से जो मीडिया की जो आज़ादियां थी वो किस हद तक सलब की हैं, और क्या किन सिचुएशन में एक आम सहाफ़ी जो कि रिपोर्टर है, जो कि ऑन ग्राउंड जाके खबर ढूंढता है, लेग वर्क करता है और खबर के पीछे भागता है, उसके लिए कितनी मुश्किलात क्रिएट हुई हैं, और फिर इसके बाद जो अगला राउंड होगा वो सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। जी मलिक सईद साहब। मलिक साहब आपका आपका माइक अनम्यूट कर दें। जी हारून, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा हारून साहब, आपका बड़ी मेहरबानी कि आपने मौका दिया। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मैटर है हम आज उस पर बात कर रहे हैं। वाकई बड़े पिछले तकरीबन मेरा ख्याल है कि कुछ 6-7 साल हो गए हैं मीडिया पे पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। पाबंदियां भी कह लें या कह लें कि किसी तरीके से मीडिया को जो है वो उस अपने काम से, वॉच डॉग वाले काम से रोका जा सके। उसके लिए मुख्तलिफ सतह पे मुख्तलिफ तरीके से जो है मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बिल लाया गया जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्व्स थी, उसमें बाद में वो मंजूर भी करवाया गया। एक और में एक बिल भी मंजूर हुआ जिसमें भी उस बिल जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा मीडिया पे पाबंदियाँ आयद की गई हैं। असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम अपना जब काम कर रहे हैं तो उस काम की वजह से बहुत सारे अदारे जो है या बहुत सारे लोग जो है वो बेनकाब हो रहे हैं। जो शफीक साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया उनकी अच्छी बात थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि सिर्फ पार्लियामेंट की या पॉलिटिकल बैशिंग नहीं होती, यहाँ पे हकायक भी आपके सामने होते। सोशल मीडिया पे आप कह सकते हैं कि हर बंदा जो है वो बेलगाम है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन मीडिया पे आके आपने जब कोई बात करते हैं तो आपने उसको प्रूफ भी करना होता है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ये बात की है, ये किस हिसाब से है, कैसे है। एक रिपोर्टर जो है जब कोई चीज़ रिपोर्ट करता है तो उसने उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव भी करना होता है। अगर वो थोड़ी सी चीज़ अपने अदारे में गलत फाइल कर देता है तो उसे सबसे पहले अपने अदारे में फेस करना पड़ता है, भाई आपने ये चीज़ ऐसे क्यों की। जहाँ तक पार्लियामेंटेरियन के किरदार का ताल्लुक है तो मैं पिछले 15 साल से पार्लियामेंट की कवरेज कर रहा हूँ। एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी मीडिया के हवाले से या ह्यूमन हिसाब से कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ पे कंप्रोमाइज हो जाता है। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आप ये कह लेंगे इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत नहीं हो सकी कि वो अवामी मसाइल पर जो कानून साजी हो रही है उसको अवामी मसाइल तक महदूद रख सके। बहुत सारे कवानीन आप आवाम के लिए बनाते हैं लेकिन उसमें जहाँ पे कुछ अदारों के वो पर कटते हैं तो वहाँ पे आके ब्रेक लग जाती है। वहाँ पे फिर या तो फिर वो बिल पड़ा रह जाता है या फिर उसमें ये होता है जी कि अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, उसके बाद उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। अगर कानून साजी हो भी जाती है तो उसपे
अमल दरामद नहीं होता। हमारे सामने बड़े अरसे से एक स्ट्रगल हम कर रहे हैं। आपके सामने तकरीबन लापता कमीशन भी बना हुआ है। बहुत सारे लोग उन्होंने जो है वो बाजियाब भी करवाए हैं, एक अच्छी एफर्ट है। वो भी इसी वजह से हुई कि लोगों ने उस पर बोलना शुरू किया। हमारा सिंपल उस हवाले से ये है कि अगर आपको किसी पे कोई एतराज है कि वो ये चीज गलत कर रहा है, आपके पास अदालतें मौजूद हैं मुख्तलिफ जो है वो आप कह सकते हैं जहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं और लोगों को बुला के उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका ये चीजें हैं, आप प्रूव करें। अगर वो प्रूव नहीं करता तो वो पूरी सोसाइटी के लिए एक मिसाल बनता है जी कि ये तो चीज ही गलत है, उसको फिर कोई इंस्टीट्यूशन अपने पास जॉब भी नहीं देगा। और लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि आप बंदे को उठाएं, गायब करें और उससे जाके पूछें, अपनी पूछताछ करें और बाद में आप उसको जब प्रेशर बने तो आप छोड़ दें। ये मेरा ख्याल है कि बहुत ट्रिक्स जो हैं अब तो बहुत ज्यादा पाबंदी हो गई है। आप एक खबर के लिए कहीं पे जाते हैं और अगर आपकी खबर अगलों को पता लग जाती है, खबर रुकवाने के लिए प्रेशर शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आपको मिनिस्ट्रीज में तर्जमान जो है वो स्टेट में आपके भी सवाल है उसका जवाब नहीं देते। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैटर होता है वो यही होता है कि अब आप देखें कि इवन के आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इस पे आपको जवाबदेह होने नहीं है। अब तो बड़ा आसान तरीका हो गया जी कि पीटीवी का होगा, पीटीवी में जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे 10 मिनट पहले बताया जाता है जी कि पीटीवी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। रिपोर्टर्स अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाए, नहीं तो नहीं। विदाउट कैमरा आना, कैमरा अलाउ नहीं किया जाता है ताकि कोई चीज अगर उन्होंने काटनी है। ये अभी तक ये अब नया जो ट्रेंड वो ये शुरू हुआ है कि आप जर्नलिस्ट के सवालों से बच सके। आपने मिनिस्ट्रीज में नोटिफिकेशन इशू कर दी है कि कोई आपने अफसर जो है वो सोशल मीडिया पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता। ठीक है, वो कोई भी एहसास मैटर है या कोई नॉन रिले आपके प्रोफेशन से मुतालिक काम रखता है तो आपको ऑथेंटिकली आप ये कह सकते हैं कि आपको उसमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप एक बीइंग अ सिटीजन अपनी राय देने का हक रखते हैं, तो आपको मुख्तलिफ तरीकों से जो राय का इजहार है उससे रोकने की कोशिश की जाए। अदारों में तो आपकी इन खबरें नटशेल जो मलिक साहब, इन नटशेल आपको कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो स्टेट है वो तरह तरह से सेंसरशिप के जो है ना वो तरीके नए नए जो है वो ढूंढ के बुला रही है ताकि साफी ना खबर हासिल कर सकें, अगर उनके पास खबर होती भी है तो भी वो बात ना कर सके, आवाम तक हकायक ना पहुंचा सकें। और फिर एक खौफ का एक फियर का एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से जो दूसरे सहाफ़ी हैं जो कि हो सकता है कि नॉन क्रिटिकल इश्यूज पे भी काम कर रहे हों, फिर भी वो डरते हैं कि यार हमारी किसी खबर की वजह से, किसी बात की वजह से, किसी एक्सप्रेशन की वजह से हमारे पीछे, हमारी फैमिली के पीछे लोग ना पड़ जाए। तो डेफिनेटली ये वो अवामिल है। अब मैं दोबारा से मैडम तनवीर नहीं, जहान की हारून तरफ इसमें जाऊंगा। एक और चीज में ऐड कर, एक और चीज जी ऐड करो जी प्लीज। हारून। ये जो शफीक साहब बात कर रहे थे पार्लियामेंट की, आपको मजे की बात बता दूं, आजकल बड़ा अहम केस भी चल रहा है इस मामले पे कि आपने जो है ना इंफॉर्मेशन तक एक्सेस की, मौजूदा हुकूमत ने आके बिल पास किया और उन्होंने कहा विसल ब्लोअर भी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप मालूमात तक रसाई के एक्ट के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसका डिनायल प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया, इतनी बड़ी डिबेट क्रिएट हुई। आप अदारों को कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब खत लिखते हैं, आगे से आपको रिप्लाई ही नहीं किया जाता। सेंसरशिप तो वो होता है ना कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कहीं रोक दिया जाए। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को इतना महदूद कर दिया जाए कि किसी को पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। आज पीपल्स पार्टी ने इवन के ये बात कही कि आपने कौमी सलामती पॉलिसी जो है वो बनाई है, मंजूर की है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपने जो है ना उस एतमाद में नहीं लिया कि हम क्या आगे करने जा रहे हैं। इतने बड़ा आप स्टेप ले रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि आवाम तक मालूमात पहुंचने में आपको किस बात का खौफ है। क्या कोई इस तरह क्या गलत काम हो रहे हैं? ये चीजें हमारे पॉलिटिशियंस को देखना पड़ेंगी कि उनको स्टेप लेके आगे आना पड़ेगा, वरना तो आप ठीक, ये कह सही सकते हैं कि एक सही जेल में मलिक रह रहे हैं। साहब, सही। अब अभी दूसरी राउंड में मैं दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। मैम तनवीर जान, अब थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप जितना भी अभी डिस्कशन हुई, चौधरी साहब ने जो पॉइंट रेज किए, मलिक सईद साहब ने जो पॉइंट्स रेज किए, उसमें हमें जाहिर बात है
एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो कि निकल के आया अब तक डिबेट में से, वो ये था कि हमें इंगेज करना पड़ेगा, डिस्कोर्स एक लार्जर सोसाइटी में, लार्जर लेवल पे एक क्रिएट करना पड़ेगा, और उस डिस्कोर्स के अंदर उन इदारों को भी हिस्सा बनाना पड़ेगा जिन तक रसाई नॉर्मली नामुमकिन होती है, या फिर वो उनको इंगेज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमें उनके अगर नजर आ रहा है कि ये सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, तो हमें इंगेज कैसे हम कर पाएंगे इनको, अगर वो इंगेज होना ही नहीं चाहते तो? देखिए हारून, जो एक मेजर इशू है और वो हम बार बार उसकी तरफ जो है वो इशारा करते हैं, वो ट्रस्ट डेफिसिट का है। मैं ये कहती हूँ कि ये सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट का इशू नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का और प्रायोरिटीज का भी इशू है। जब आप कांस्टेंट मोड ऑफ डिनायल में होते हैं और आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है। मसलन मैं आपको पिछले 3 मरतबा से मेरा इंटरेक्शन जूनियर लेवल के इंस्पेक्टर साहब से होता है, तो उनका कहना ये है कि कुछ एनजीओज जो है वो ये फोर्स्ड कन्वर्जन के इशू को खामखा उठा रही हैं। मैडम, भला कभी कोई फोर्सफुली भी कन्वर्ट होता है? अब अगर डिनायल का ये लेवल हो कि फोर्सफुली कोई हमारी सोसाइटी में कन्वर्ट ना हो रहा है, ना हो सकता है, तो फिर इस तरह के इश्यूज पे जब हम काम करेंगे तो वो ये होगा कि ये रियासत को बदनाम करने की एक कोशिश है, ये नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश है। सो उनके 6 और हमारे 9 का फर्क जो है वो बरकरार रहेगा, unless and until both of us change our positions. Civil society is willing to, they are not. सिविल सोसाइटी विलिंग है कि हम अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करने को तैयार हैं। उन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा एंगेजमेंट की पॉलिसीज पे अमल किया है, लार्जर पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज किया है। अब जो एक मेन स्टेक होल्डर है उसके एंगेज होने की बात रह गई है, लेकिन जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो ये है, जैसे मेरे इदारे में एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्सरसाइज हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि ये चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इदारे को रिसोर्स कंस्ट्रेंट का सामना है। तो जो कंसल्टेंट थी उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो ये कोई और काम कर लें अगर इस पे प्रॉब्लम है। ये मैंने जो है वो प्याले तो नहीं बनाने शुरू कर देने ना, अगर 35 साल जो है वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे काम किया हो। So either we change and leave our position and जो है accept their जो है वो एजेंडा, और we will be facing the music. जो इशू है वो ये है कि हमारी स्पेस में रहते हुए हमारे साथ बेशक इंगेजमेंट करें, जो भी करें, लेकिन ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन कोई नहीं है। हम इस मुल्क के क्रिटिकल इम्पोर्टेंट इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आपकी तवज्जो बार बार उसकी तरफ लाते हैं और अपना देते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो सकें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इस पे बात करना मुल्क को बदनाम करने की बात है, तो इमेज बिल्डिंग के ऊपर इतना जोर ना दें, रियल जो है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन के ऊपर जोर दें। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो मुझे तो नहीं समझ आती, मैंने इसीलिए शफीक चौधरी साहब से बात की थी, मुझे नहीं समझ आती कि इसको हल कैसे किया जाए। आपको पता है पिछले 5 साल से हम PHRDN के प्लेटफॉर्म से लगे हुए हैं। अभी जो है वो NCHR दोबारा रीइंस्टेट हुआ है। पहली मीटिंग जो पंजाब में हमारी पंजाब के कमिश्नर से हुई, मेरा उनसे पहला कहना ये था कि हमने इतनी मेहनत करके आपको पॉलिसी गाइडलाइंस बना के दी थी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की, आप थोड़ा सा उसके ऊपर आगे बिल्ट ऑन करें, उसको जो है वो लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए। लेकिन अगर लीगल फ्रेमवर्क भी आएगा तो अभी अभी आपको पता है मलिक साहब ने ये कहा है कि जो जर्नलिस्टों के ऊपर के लिए जो कानून बनाया गया, जब वो रियली इम्प्लीमेंट होगा तो पता चलेगा कि क्या इश्यूज जो है वो होते हैं। सो इफ यू आस्क मी, आई एम अनएबल टू प्रोवाइड एनी सोल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन बिकॉज मुझे नहीं समझ आती है कैसे हल होगा, फ्रैंकली। ठीक, मतलब ये चौधरी साहब के सिचुएशन पास बहुत नुस्खा है। कॉम्प्लेक्स है। मैं यही क्वेश्चन चौधरी साहब के पास लेकर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पारस सानी है, उनका कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करना चाह रहे थे, उनको भी हम इजाजत देते कि वो भी क्वेश्चन कर सकें। मैं उनका माइक अनम्यूट करता हूँ, फिर इसके बाद चौधरी साहब के पास आते हैं। जी
अच्छा, जी बेसिकली मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि यूरोप में आप जाए ना तो वहाँ पे MNAs MPAs मिनिस्टर्स जो होते हैं वो बाउंड होते हैं, उन्हें कोई पब्लिक में भी मैसेज करता है तो वो उसका जवाब देते हैं। इन केस अगर वो जवाब नहीं देते तो दे हैव टू बेयर रिजल्ट्स इन इलेक्शंस या इन अदर केसेस। हम क्योंकि हमारा मुल्क डिफरेंट है थोड़ा सा, ब्रादरी सिस्टम और इस तरह के इलेक्शन होते हैं, तो हम इसमें एक ये कर सकते हैं कि तमाम जो NGOs या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस है या दीगर ऑर्गेनाइजेशंस है वो मिलकर एक प्रेशर बिल्डअप करें गवर्नमेंट पे कि वो अपने मिनिस्टर्स को बाउंड करें कि वो रिस्पॉन्ड करें। जब वो रिस्पॉन्ड करने की आदत पड़ेगी तो मेरे ख्याल में किसी हद तक इन मसाइल में कमी होगी। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। क्वेश्चन मैडम ने फिर दोबारा आपके कोर्ट में फेंक दिया है और आपके पास लगता है कि वाकई कोई नुस्खा है ऐसा जो मैडम समझ रही है कि वो आपने छिपा के रखा हुआ हमसे। चौधरी साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे पास। जो है ना, बिल्कुल सर। जी सर, मैंने किया। हेलो, आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है। जी, आवाज आ रही है। बेशक चौधरी साहब, आपकी तरफ मुझे इंटरनेट के कनेक्शन का हेलो, इशू लग रहा है, आप बेशक वीडियो बंद कर दें। अच्छा जी, बहुत बेहतर। अब आवाज आ रही है? बेहतर आ रही है। आप बहुत बेहतर आवाज आ रही है जी। तो वो सर कौन सा नुस्खा है जो मैडम बार बार कह रही है आप छुपा के बैठे हुए हैं? मैडम की शफकत है जी। मैडम को अंदाजा का थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट के पार्लियामेंट के साथ 20 साल से काम की वजह से थोड़ा सा इंटरेक्शन आप लोगों की निस्बत में ज्यादा है गवर्नमेंट के दायरों से, तो शायद इस वजह से वो ये कह रही है। अदरवाइज तो मैं ये समझता हूँ कि जो काम किया है मैडम ने और आप लोगों ने HRDN से, वो बड़ा जबरदस्त काम है और बड़ा ही एक्सीलेंट काम आज तक हम कर चुके हैं। उस बारे में जो मेरी गुजारिश ये है कि वाकई हम इसको मसला ज्यादा है, लेकिन उसका हल पेचीदा भी है लेकिन नामुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में। मैं ये समझता हूँ, मेरी राय ये है। और वो इस वजह से कि देखिए 2-3-4 चीजें हैं जो हम करने की सोचते हैं। देखिए, एक बात तो जो हमने पहले बात की, वजूद को तस्लीम हमने कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, हमने भी कर लिया, उनको रियलाइज करा दिया। NGOs का एक इम्पोर्टेंट रोल है और NGOs, क्योंकि असल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं NGOs करती क्या है, अब उनको ये बताना जरूरी है कि NGOs करती क्या और क्या क्या किया है पाकिस्तान में, NGOs से क्या क्या बेटरमेंट लेके क्या क्या सक्सेस स्टोरीज है, उसको प्रोजेक्ट करना इंफरादी ने इज्तिमाई तौर पे करना जरूरी है। इज्तिमाई तौर पे हमारे यहाँ 2-3 प्लेटफॉर्म बने, लेकिन वो प्लेटफॉर्म भी फिर उस तरह से कंटिन्यू काम को नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक्शन पॉइंट्स बनाने चाहिए। हमें इसके ऊपर देखें, अब जिस तरह कुछ अर्सा पहले बेशुमार लोगों ने काम स्टार्ट किया, DRI ने काम किया और यहाँ पे और इदारों ने काम किया, ये HRD ने काम किया, उससे पहले डिफेंडर्स के वाले से साइलों में बड़ी कोशिशें हुई हैं। EAD के साथ काम किया कुछ लोगों ने, वो साउथ एशिया वालों ने काम किया, उन्होंने सिविल सोसाइटी के, लेकिन ये फरोई मामला है जिसके वजह सारे काम। चैरिटीज एक्ट की बात भी फरोई है, मैं समझता हूँ। एक कानून लेके आ रहे हैं, प्रोसीजर की बात करें, असल बात वही जिसकी तरफ मैडम ने इशारा किया है कि जो इदारे सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हैं, जो इदारे समझते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उनके साथ सीरियस डिबेट हमें करने की जरूरत है और उनको ये बताना है कोई एक सिंगल NGO भी पूरे मुल्क में ऐसी नहीं है जो मुआशरे को बिगाड़ने के लिए काम कर रही हो। हर एक की नीयत मुआशरे को ठीक करने की होती है, हर एक का सोच का अंदाज डिफरेंट होता है और इसमें हमें जो कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकती है वो हमें यकीन करें, मेरा फिर यकीन है कि पार्लियामेंट कर सकती है। अभी भी पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट टूल्स ऐसे मौजूद है, टूल्स है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में, टूल मौजूद है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है, जिनकी रोशनी में गवर्नमेंट को हम एक वो बना के दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना के दे सकते हैं कि जनाब दुनिया की जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स है उन्होंने ये काम किया, अब ये करें। अब देखिए, पार्लियामेंट अगर बना सकती है चेयरमैन के नैब को, तो बुलाया ना आपने पिछले दिनों, पिछले 1 महीने पहले सुना होगा कि चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बुलाया। 2 मीटिंगों में नहीं गए लेकिन फिर उनको जाना पड़ गया। फिर इसी तरह मुझे याद है सेनेट कमेटी ह्यूमन राइट्स की थी, मुस्तफा खोखर साहब चेयर थे, मैडम तन्वी को याद होगा कि उन्होंने बुलाया था मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन के तौर के ऊपर इन जज साहब को बुलाया था। पहले नहीं किया, जाना पड़ गया इनको। जब पार्लियामेंट ने जब असर्ट किया, इनको जाना पड़ गया। इसी पार्लियामेंट ने, चाहे कमजोर पार्लियामेंट है जो मर्जी कहें, लेकिन इन्होंने आर्मी चीफ की, DGI-SI की सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग ली इन्होंने और इनको देनी पड़ गई, जाके पार्लियामेंट में ब्रीफ करना पड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि टूल हमारे पास नहीं है, बेसिक ये है कि हमें कोई क्विक फिक्स इसका नहीं है।
इसका थोड़ा सा हमें 2 टाइप की चीजें करनी पड़ेगी। वो पहले हमें आपस में हमारी जो बरादरी है ना, सोसाइटी की बरादरी जिसको मैं कहूँगा, जो हमारे पेटी भाई है, मैं वो लैंग्वेज करूंगा, जो एनजीओ के दोस्त हैं, हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं। अब जर्नलिस्ट वालों की मैं जितनी बात करता चलूं, पीएफजी को मैंने कहा था कि जी जो जर्नलिस्ट सेफ्टी बिल है, मुझे ये लॉलीपॉप लगता है जब ये ड्राफ्ट हो रहा था, मैंने कहा जी इसमें, और अब वो भी इस बात को मानना शुरू हो गए हैं। जब उन्हें ड्राफ्ट को पढ़ा और इम्प्लीमेंटेशन को देखा है, वो समझते हैं वाकई जी ये लॉलीपॉप दिया गया प्रॉपर हल नहीं होगा, जो हमारे सेफ्टी के जो इश्यूज है असल में उसको ये प्रॉपर एडिकेटली हल नहीं कर सकेगा। कि हमें अपना काम खुद से पहले समझना, सिर्फ HRDN को आप लोग बाकी तो काम करें, हम बैठे होते हैं कौन से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उसमें एडवोकेसी काम के हवाले से, जिस तरह से कि एक वो HR गाइडलाइन बनी हुई है, उसको फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री या ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री ने UN के सामने ऑन किया है गाइडलाइंस को, और अपने एक कारनामे के तौर पे पेश किया है। अब आगे हमारे अंदर होना चाहिए कि हम चाहें जी उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कराएं पॉलिसी की शक्ल में, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे आगे जो अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हैं, यानी कि ओवरऑल जो एक पॉलिसी गवर्नमेंट की आनी चाहिए तो पॉलिसी गाइडलाइंस ही ना। अब अगला स्टेप है गवर्नमेंट पूरा पॉलिसी ले गया, प्लान ऑफ एक्शन ले गया, और उसमें चाहे लेजिस्लेटिव में इंटरवेंशन है या नहीं है वो उसमें तय करें पॉलिसी जब डायलॉग किया जाए। लेकिन पॉलिसी डायलॉग गवर्नमेंट के साथ और बाकी इदारों के साथ HR डिफेंडर्स की इश्यूज के ऊपर स्टार्ट होना चाहिए इन द लाइट ऑफ दोज गाइडलाइंस जो आप लोगों ने डेवलप करके उनको दी थी। फर्ज करें काम है। इसी तरह बाकी इश्यूज के ऊपर हम अपना होमवर्क हम सेटिंग पार्लियामेंट को एंगेज करें साथ, टारगेटेड वो उसको कहते हैं टारगेटेड इंटरवेंशन तब करें। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब आपकी आवाज तो फिर चली गई है। चौधरी साहब जब तक दोबारा कनेक्ट करते हैं, मैं मलिक सईद साहब के पास क्विकली जाना चाहता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के इस वक्त इश्यूज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्या कोई पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और उनके ऊपर काम किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल जो सिविक स्पेसेस का इशू है वो उसको, या श्रिंकिंग सिविक स्पेसेस है उसको इशू को उसको रेजिस्ट किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अनाउंसमेंट बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि अगर उनको कोई क्वेश्चन करना है तो इसके बाद वो अपना जो है हाथ खड़ा कर सकते हैं और वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मलिक साहब, ओवर टू यू। थैंक यू अरुण, आपने दोबारा फ्लोर मुझे दे दिया। अब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे तो शफीक साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने जो है ना इसमें कुछ सिस्टम लगाया हुआ है कि जब थोड़ी सी बात लंबी हो जाती है तो कनेक्शन जो है इंटरनेट का वो बजर बजाना शुरू कर हम सेंसरशिप पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। और जो सब डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब वापस आ गए, अभी थोड़ी देर तक दोबारा हम उनको माइक देंगे। अच्छा, हारून मैडम तनवीर ने एक बड़ी अच्छी बात की थी और वही बात थी जो मैं करना चाह रहा था जब डिबेट शुरू हुई सॉल्यूशंस में। मसला ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इतना ज्यादा है कि आप पे कोई एतमाद करने को तैयार नहीं है। पिछले अगर 10 से 15 साल में हम NGOs का रोल करें तो वो इतना ज्यादा इन्होंने खराब किया रोल को, सिविल सोसाइटी, और एक लेबल लगा दिया गया कि ये जी मगरबी इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। उस लेबल की वजह से जो है ना उनको इंस्टीट्यूशंस, खसूसन पार्लियामेंट या बाकियों को कर्ब करने में, गवर्नमेंट को जो है ना वो पाबंदियां लगाने में आसानी हुई। अगर वो लेबल ना लगा होता ना तो इतनी ज्यादा सख्ती ना आती। इवन के कुछ जर्नलिस्ट अच्छा काम कर लेते हैं तो उस पे भी एक कंप्लेंट शुरू हो जाती है, ये वेस्टर्न मीडिया के लिए काम कर रहा है, वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। ये आजकल जो सबसे आसान काम है वो ये है कि किसी पे भी आप इल्जाम लगा दें और इल्जाम लगाने के बाद जो है ना उसको देखें आगे से, उस पर डिबेट शुरू हो जाती है कि वो वाकई बंदा जो है हालांकि जेन्युइन काम कर रहा होगा, उसके काम को कोई नहीं देखता कि इसने काम ठीक किया है या गलत किया है, लेकिन ये देखा जाता है उस प्रोपेगेंडे पे तवज्जो दी जाती यार ये अगर उस पे के खिलाफ बात हुई है तो बात में कोई ना कोई सदाकत होगी। सोल्यूशन की तरफ जो आपने स्टेप लिया है तो ये भी उसी सोल्यूशन का एक हिस्सा है कि
इस पे बातचीत शुरू हो गई है, बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया है। तो जब किसी भी बात पे बहस व मुबाहिसा शुरू हो जाता है मार्केट में, ये अब आगे आप जब लोगों से जाके बात करेंगे तो उसका आपको ये फायदा होगा कि लोग जो है उस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके बाद जो है ये प्रेशर बिल्ट होगा गवर्नमेंट पे कि हम गलत कर रहे हैं। अब आप देखें कि पीएमडीए बिल जो आ रहा था उस पे जर्नलिस्टों ने एहतजाज किया, उस एहतजाज के बाद जाके गवर्नमेंट पे प्रेशर हुआ और वो फिर थोड़ी देर के लिए रोक किया, लेकिन उसी की चंद शिकें इन्होंने जो है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में डाल दी। हमने उसको वेलकम किया, उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने पाबंदियां तो लगाई हैं लेकिन चले एक तरफ कुछ ना कुछ रिलीफ दिया कि काम तो चला है। थोड़ा सा जब भी काम होगा चाहे वो पाबंदियां ही लगाए, लेकिन जब भी कानून साजी होगी उसमें बेहतरी आने की गुंजाइश होती है और वो होती है अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो मेरा ख्याल यही है कि इस पे जो है वो तो मजीद अवेयरनेस जो है क्रिएट करने की जरूरत है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। बाकी अगर सबसे बड़ी बात ये ही है, जो हमारे यहाँ अभी तक सिविल सोसाइटी है, जर्नलिस्ट हैं, हम सब या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हम एक चीज पे मुतहद हैं और वो चीज यही है कि आपने किसी के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो अकॉर्डिंग टू लॉ करें, उससे इम्प्रूवमेंट आएगी और इसी पे हमें जोर देना चाहिए। जो बात आपने करनी है कानून के दायरे में रह के करें, कानून जितना काला होगा जो भी होगा, लेकिन जब कानून पे इम्प्लीमेंटेशन होगी तो वहां पे रिलीफ भी आपको मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को समझ आएगी कि इसमें ये पाबंदियां हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी और प्रेशर सही, बिल्ट होगा ठीक और वो पाबंदियां जो हैं ठीक वो है जोई साहब। मतलब है हटाना पड़ेगी उस ठीक अवामी है प्रेशर पे। जी, ठीक है जोई साहब। अब मैं फ्लोर ओपन करूंगा बाकी दोस्तों के लिए जो कि काफी देर से ये सारी डिस्कशन सुन रहे हैं। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो अभी वो अपना क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सारी डिस्कशन को रैप अप करेंगे और इस डिस्कशन को रैप अप करने के लिए मैं दोबारा जो है वो जो सबको मौका दूंगा कि वो अपनी बात जहां उनकी डिसकंटिन्यू हुई थी, मेरे ख्याल में चौधरी साहब भी शायद डिस्कनेक्ट हो गए दोबारा। तो आई थिंक कि अब तक की यही डिस्कशन जो जितनी हम हरुण मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अगर आप चौधरी साहब एक क्वेश्चन है, आई थिंक पहले वो क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, नॉलेज फोरम की तरफ से क्वेश्चन है। जी, मेरा नाम शुजाउद्दीन है और इस वक्त मैं वहाँ नॉलेज फोरम का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअल क्वेश्चन मैडम से था, मैडम तनवीर जहाँ से। मेरा सवाल तो सिंपली है कि आप कह रही हैं कि मतलब हम कुछ और कर लें, बाकी जो है वो ये इन्होंने इतना माहौल तंग कर किया हुआ है कि अब ये काम करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो मतलब ये जब आप खुद ही कह रही हैं कि उनका जो लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग या जो भी उनका एजुकेशन लेवल या जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो वैसे ही पुअर है, तो कितना हम मतलब जोर लगाएंगे कि उनको कायल कर सकें या उनको बता सकें कि भाई हम जो है वो मतलब आपने जो जोर दिया कि भाई हम डायलॉग करते रहें या जारी रखें, तो उस हवाले से मुझे लग रहा है कि इन्होंने तो टोटली यानी ताला लगाने का सोचा है, जो काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं, मगर मतलब कब तक हम करते रहेंगे, ये थोड़ा सा मेरा सवाल था। शुक्रिया शुजा साहब। आपका क्वेश्चन मैडम तनवीर से था, लेकिन मैडम तनवीर इस वक्त शायद डिस्कनेक्ट कर गई हैं, लेकिन चौधरी शफीक साहब मौजूद हैं। हम चौधरी शफीक साहब को और मलिक सईद साहब को कहेंगे कि वो अगर इसका आंसर दे सके तो। ठीक है, ठीक। जी साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, हमने हर एक फर्द के साथ हमने एंगेज नहीं होना जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में। हमने उनके जो लोग हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर जो बैठे होते हैं, हमने उनके साथ एंगेज होना है और उनके साथ हम जब डायलॉग करते हैं तो एक पॉलिसी बनती है और डिपार्टमेंट की पॉलिसी और नीचे एसओपीज बनते हैं। एकदम वो हम उनकी पॉलिसी इंटरमेशन उनकी ठीक करते हैं, एसओपीज ठीक करते हैं, ऊपर से इंस्ट्रक्शन जारी हो जाए तो उनपे नीचे वाला जो सिपाही हवलदार है वो तो उसको फॉलो करेगा। एक तो ये गुजारिश है।
और दूसरा वो जो जिनको हम इंगेज करना चाह रहे हैं, फर्ज करें जो डायरेक्टर जनरल लेवल के जो लोग होते हैं, फॉर दैट मैटर फर्ज करें आईबी की बात करें तो आईबी में डीजी या डिप्टी डीजी या जेडीजी ये सारे पीएसपी होते हैं, इस टाइप के सीनियर 21-22 ग्रेड के लोग होते हैं, कोई सैकड़ों की तादाद में नहीं होते, 2-4 लोग होते हैं जो हमारे सेक्शन को, जो एनजीओ के सेक्शन को देख रहे होंगे, जो उस लेवल के ऑफिसर की बात कर रहे हैं। या फॉर दैट मैटर इसी तरह बाकी एजेंसियां हैं, अगर ICAI तो सब आपकी आवाज दोबारा चली गई है। चौधरी साहब आपकी आवाज दोबारा चली गई है, तो मैं मलिक सईद साहब की तरफ जाता हूँ, इसी क्वेश्चन को उनकी तरफ मैं लेके जाता हूँ कि वो क्या समझते हैं, इसका क्या आंसर हो सकता है। हारून, जो शिजात साहब ने सवाल किया, मेरा ख्याल है कि ये मसला जो है वो ओवरऑल अगर इसको थोड़ा सा आप देखें और इन्वेस्टिगेट करें तो आपको समझ आएगी कि ये मसला बेसिकली एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। ये अदारों की इंस्ट्रक्शंस या उस हवाले से मेरा ख्याल है कि इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे बैठा हुआ है एटीट्यूड, उसका ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि जब भी किसी के पास इख्तियारात लामहदूद आ जाते हैं और उसे जब ये चीज ज़हन में आ जाती है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, तो वो उस वक्त ये ऐसे इकदाम करते हैं। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक डिबेट शुरू हुई थी सिविल सोसाइटी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, और उस पर काफी ज्यादा पेशरफ्त भी हुई थी। चौधरी साहब को अंदाजा होगा कि हमने, बल्कि यही हमारा मुतालबा था कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे एक ह्यूमन राइट ऑफिसर या सेल जो है वो होना चाहिए, जो कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को कंट्रोल कर सके। और उसके लिए ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुई थी। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि अल्लाह का शुक्र अभी तक ये थानों शानों से मेरा वास्ता नहीं पड़ा, वरना वहां पे जाके पता लग जाता कि क्या चीज है। लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो यही है कि जो अमनो अमान की सूरत को देखते हैं उनके लिए जो एक सब्जेक्ट है जिसकी उनको ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये है कि ह्यूमन राइट्स पे उनको जो है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, तो इसी तरीके से उनके एटीट्यूड को जो है वो तब्दील किया जा सकता है। अदरवाइज एक आम जो आपका जो बंदा है या वहाँ पे सिपाही है जो पिछले 20-25 साल से है, उसने तो हर बंदे को ऐसे ही डील करना है जैसे एक चोर डाकू को डील करता है, क्योंकि उसमें वो तरबियत का बहुत ज्यादा फर्क है। उनकी तरबियत से यही चीज क्वेश्चन है हमारे पास, हम क्वेश्चन भी ले लेते हैं। रफीक साहब, आपका काफी देर से आपने हाथ खड़ा किया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। जी थैंक यू हारून साहब, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी डिबेट हुई है। 2-3 चीजें हैं जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, और पैनलिस्ट से सवाल भी ये मेरे तमाम तीनों पैनलिस्ट से हैं कि एक हमने सिविल सोसाइटी इटसेल्फ, जो सिविल सोसाइटी का जो कैरेक्टर रोल रहा है, जब से ये जो ये सिविक स्पेसेस का इशू है, लेकिन उसके ऊपर सिविल सोसाइटी की तरफ से कितना जो है कलेक्टिव रिस्पांस आया, एक ये एलिमेंट है। दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि सिविल सोसाइटी विद इन, क्योंकि हम सिविल सोसाइटी भी पाकिस्तान के एक ओवरऑल सोशल डिस्कोर्स का हिस्सा है या पॉलिटिकल डिस्कोर्स का भी हिस्सा है किसी हद तक, तो इनके अंदर के भी जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, क्या चैलेंजेस हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जाए। तो सारे पैनलिस्ट से है कि ताकि इस स्ट्रगल को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रफीक साहब। चौधरी साहब, आप इसका आंसर करना चाहेंगे कि एक कलेक्टिव रिस्पांस की बात की उन्होंने कि सिविल सोसाइटी का इस सारे इशू के अंदर कोई कलेक्टिव रिस्पांस नजर आया हो? चौधरी साहब, आप हमारे साथ हैं? आप जवाब देंगे तो रफीक साहब को आप ही जवाब दें। तो जब चौधरी साहब भी नहीं है तो फिर मैं ही कुछ थोड़ा सा कह सकता हूँ। जब आप कलेक्टिव रिस्पांस की बात करते हैं तो फिर आई थिंक के कुछ ऐसी एफर्ट्स जरूर हुई हैं, ऐसा नहीं है। मैं जब इस पेपर जिसकी बात मैं कर रहा था तो उसमें मैंने जब मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के
लीडरान हैं उनको जब मैंने रीच आउट किया, उनसे यही क्वेश्चन किया कि रिस्पांस क्या है सिविल सोसाइटी के इस हवाले से कि जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, चाहे वो फैटिफ के उसमें उसके नीचे लिए जा रहे हों, तो एक रिस्पांस मौजूद जरूर है। चौधरी साहब जब हमारे साथ मौजूद थे तो उस वक्त उन्होंने इसका जिक्र भी किया है हल्का फुल्का, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस हवाले से जो कलेक्टिव रिस्पांस है सिविल सोसाइटी का, उस हवाले से उन्होंने उसकी तरफ निशानदेही की, जैसे कि DAI की कोई एफर्ट्स थी, कुछ पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क है उनकी कुछ एफर्ट्स रही हैं कि वो इस पूरे इस इशू के अंदर रहकर कुछ पॉकेट्स में कुछ उन्होंने काम किया है, और वो काम उसके अंदर उन्होंने सिर्फ आइसोलेशन में काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स, जो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे, मुझे पता है जब PHRDN की हम बात करते हैं तो उस वक्त उस सारे प्रोसेस का मैं खुद भी हिस्सा था, और चौधरी साहब उस वक्त NCHR के इस्लामाबाद के मेंबर थे, तो उस वक्त हमने NCHR के साथ मिलकर एक पूरे एक कंट्री लेवल एक डायलॉग स्टार्ट किया कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी और जर्नलिस्ट की सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से कोई मैकेनिज्म ऐसा तरतीब दिया जाए, गाइडलाइन तरतीब दी जा सके जिसको हम पार्लियामेंट के तक लेके जा सकें, और पार्लियामेंट ताकि उनको उसके ऊपर आगे बहस जो है वो उसको कंटिन्यू करे, और अगर कोई पॉलिसी इसके ऊपर बन जाए तो बहुत अच्छा हो। लेकिन मसला यही है कि सिविल सोसाइटी के इस तरह के जो एफर्ट्स हैं वो सिविल सोसाइटी तो कर लेती है, लेकिन जब आगे पार्लियामेंट या बाकी कानून साज इदारों की बात आती है, वो उस एफर्ट को अगर वो स्टेट उसके अंदर किसी तरीके से इन्वॉल्व है उसको रिकग्नाइज जरूर कर लेगी, जैसे कि हमने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की सिक्योरिटी के हवाले से जो पॉलिसी गाइडलाइंस बनाई थी उसको उन्होंने रिकग्नाइज किया, और UN में जाकर उन्होंने उसको अपनी एक पॉजिटिव लिस्ट के अंदर, चेक लिस्ट के अंदर उन्होंने चेक मार्क करके और अपनी जो छाती है उसको उन्होंने बड़ी चौड़ी करके उन्होंने बताया कि हमने ये काम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की सेफ्टी के लिए किया है। लेकिन जब वापस हम गवर्नमेंट के इदारों के पास गए, जैसे MOHR है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनके पास गए, हमने कहा कि आपने ये किया है, उसको क्लेम किया है, आपने रिपोर्ट भी किया है UN को कि उन्होंने गवर्नमेंट ने या स्टेट ने कोई अच्छा काम किया है, तो लेकिन पॉलिसी तो एग्जिस्ट नहीं करती, पॉलिसी की तरफ उनका क्या रुझान है कि कब वो पॉलिसी बनेगी इस हवाले से, तो उस पे अभी तक चुप ही है, कोई ऐसा कोई हमने नहीं देखा। तो ये एक एटीट्यूड की बात है जो मलिक साहब ने भी की, और कलेक्टिव एफर्ट की बात जहां तक है तो सिविल सोसाइटी के इदारे अपनी हैसियत में रहकर जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं एफर्ट्स। अभी रिसेंटली एक डिबेट मैं भी उसका हिस्सा था जो कि DAI के प्लेटफॉर्म से, DRI के प्लेटफॉर्म से सॉरी चलाई गई, और उसमें पार्लियामेंटेरियंस, जिसमें चारों सूबों के पार्लियामेंटेरियंस और चैरिटीज कमीशन के जो इदारे के जो लोग हैं वो भी मौजूद थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे, और वहां पर एक डिस्कोर्स जनरेट किया गया, और वो डिस्कोर्स आई थिंक इस तरह का डिस्कोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौधरी साहब में हमें दोबारा से उन्होंने कनेक्ट कर लिया। चौधरी साहब आप कुछ फाइनल रिमार्क्स देना चाहें इस सारे डिबेट में, और इस वक्त हमारे साथ शिफा साहब भी हैं, शिफा एसोसिएशन के अकाउंट से, उनका भी कोई क्वेश्चन है। अगर चौधरी साहब आप जल्दी से क्विकली कलेक्टिव रिस्पांस पे अगर बात कर दें तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो शफीक साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? आई थिंक तो सबको आवाज शायद नहीं जा रही। अब शिफा एसोसिएशन जी चौधरी साहब, मुझे कोई क्वेश्चन था आपको? जी, असल में जो क्वेश्चन हुआ था वो यही था कि सिविल सोसाइटी का कोई कलेक्टिव रिस्पांस भी है सारी सिचुएशन के अंदर कि नहीं? जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और रफीक हैज बीन पार्ट ऑफ मेनी सच डिस्कशंस एज वेल। वो लॉन्च को एक्सप्लेन करते रहे, तो मुझे पता रिसेंटली भी समझ आता है कलेक्टिव रिस्पांस उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए। आई फुली एग्री, एडिक्वेट रिस्पांस नहीं है, लेकिन फ्रेगमेंटेड और साइलोज में एफर्ट्स मौजूद हैं, और वो भी बड़ी सॉलिड एफर्ट्स हैं। दैट्स व्हाई आई अर्लियर सेड कि जी हमें इसके ऊपर हमें कलेक्टिव एक स्ट्रेटजी की जरूरत है, रिस्पॉन्सेस, ताकि हमारे थोड़े से ज्यादा सॉलिड हो सके और इंटीग्रेटेड रिस्पांस हम दे सकें सिचुएशन के वाले से। जी थैंक यू जी। शिफा एसोसिएशन की तरफ से काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आप।
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अगले पार्टिसिपेंट की तरफ जाते हैं। जी पारस। जी बिल्कुल, अभी तक जो मैंने डिबेट देखी है इसमें ये एक आइडिया हुआ है कि शायद उन इदारों से नहीं बात करना कि जो जिनकी तरफ से मसाइल का सामना है। मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सारी उम्र पीटीआई ने भी रूल में नहीं रहना है, जिनके दौर में ज्यादा होने पाबंदियां, तो जो अपोजिशन पार्टीज इस वक्त मौजूद हैं उनसे बात की जाए डेलीगेशन लेवल पे कि कोई सीओडी टाइप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी टाइप कोई एक ऐसा एग्रीमेंट उनको कन्विंस किया जाए कि वो करें जिसमें कि मीडिया फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, पाबंदियों का खात्मा। पारस आपका माइक अगर आप अनम्यूट कर दें, आपका माइक म्यूट पे चला गया। जी जी सॉरी, मैंने उस मेरी तवज्जो नहीं थी उस तरफ। मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी तक हमने जितनी डिबेट की, हम ये बात करें कि हमने जितना डायलॉग किया जाए या बातचीत की जाए उन इदारों से की जाए जिनकी तरफ से ये पाबंदियां हैं। मेरे ख्याल में मेरे ज़हन में जो एक इसका सोल्यूशन ये भी आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन इस वक्त बैठी हुई है, जर्नलिस्ट के इंटरेस्ट को तो डैमेज हुए हैं लेकिन उनके बयानिए को या उनके इंटरेस्ट को भी काफी इसमें नुकसान पहुंचा है। तो लिहाजा सिविल सोसाइटी अपने तौर पे एज ए जॉइंट एफर्ट उनको अप्रोच करे पॉलिटिकल पार्टीज को और उनको इस चीज पे कन्विंस करे कि सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट साइन हो लाइक सीओडी, जिसमें मीडिया फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या इन चीजों पे बात की जाए और उन्हें कन्विंस करे, क्योंकि सारी उम्र पीटीआई ने रूल में नहीं रहना। पीटीआई अभी ज्यादा ज्यादा 5 साल और गुजार लेगी, इसके बाद अल्टीमेटली इनको घर जाना है और नई पार्टी ने आना है। और मोस्ट पॉसिबल ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज में से या तो वो कोalition में होंगी या वो रूल करेंगी, तो उनको इस चीज पे कन्विंस किया जाए ताकि जब वो रूल में आए, पावर में आए, तो वो इस वाले से कोई इफेक्टिव मूव कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि अगर टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, हमें अगर हम इसी पॉइंट को अगर कंक्लूडिंग पॉइंट कंसिडर करें तो यहीं पर हम अपनी डिबेट को समेट सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं दोबारा से जो इम्पोर्टेंट जो सोल्यूशन डिस्कस हुए हैं उसके अंदर जो अभी तक जो बात हुई वो ये सबसे अहम पॉइंट निकल के आया है कि हमें इंगेज करने की ज़रूरत है इन इदारों को जिनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, सिविल सोसाइटी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सिविल सोसाइटी को एक कलेक्टिव रिस्पांस जनरेट करने की ज़रूरत है। साइलोज में नहीं, फ्रेगमेंटेड रिस्पांस नहीं, बल्कि कलेक्टिव रिस्पांस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरी डिस्कशन का। इसी तरीके से पारस साहब की तरफ से एक सजेशन ये आई है कि अपोजिशन की पार्टीज के साथ या लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ मिलकर पार्लियामेंट के अंदर एक डिस्कोर्स जनरेट किया जाए ताकि वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जा सके जिसको फर्दर आगे यूज करके इन जो श्रिंकिंग स्पेसेस हैं उनको दोबारा से रिटेन किया जा सके, रीगेन किया जा सके। और यही आज तक की अभी तक की ये डिस्कशन थी। इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इस पूरी डिस्कशन को तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट तक बर्दाश्त किया और इसको जो है ना इसमें आपने अपना पॉजिटिव किरदार भी अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, चौधरी शफीक साहब का, इससे पहले मैडम तनवीर हमारे साथ मौजूद थी, द नॉलेज फोरम का और दीगर दोस्तों का जो हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।